हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पूरी कंप्लीट फिजियोलॉजी जो है एक साथ ख़त्म करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। ठीक है, हम आईएनसी से सिलेबस अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में दिया हुआ केवल उतना ही कराएंगे, ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें नहीं करवाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम में अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम थे, बट अब कॉन्टीन्यूसली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको कॉन्टीन्यूसली मिलने वाली है, क्योंकि अभी अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए देना करते स्टार्ट कर लेते अपना फिजियोलॉजी के में क्या क्या सबसे पहले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी बता दिया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी का ही पार्ट है। क्या होता है कि उसके लेयर के बारे में सब कुछ मैंने एनाटॉमी में कवर कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, जो फिजियोलॉजी आप पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल है। ठीक है, कार्डियक साइकिल है और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, और इसके बाद कार्डियक आउटपुट है और ब्लड प्रेशर। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा आपका फिजियोलॉजी में। ठीक है, इसमें कार्डियक साइकिल हार्ट चैम्बर के बारे में बताऊंगा, वाल्व कौन से हैं बता दिया है, एक बार और बता दूंगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम आपका क्या क्या आता है, ऐसे नोड आता है, ए बी नोड है, बंडल ऑफ है, प्रोटीन फाइबर्स है। इसके बाद जो आपका है कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, मेजर टॉपिक्स है थोड़े आपके। इसके बाद जो है कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ये भी जो है क्वेश्चन अगर फिजियोलॉजी से कुछ भी नहीं आता तो ये आ सकता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट फंक्शन जो है आपका नर्सिंग फंडामेंटल में भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो और इसमें मेजर टॉपिक जो कार्डियक साइकिल ही है। कार्डियक साइकिल से ही जो जब हमने एग्जाम दिया था हमारे टाइम कार्डियक साइकिल इसमें से आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कार्डियक साइकिल से ही। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या है? ठीक है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, ठीक है, उसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, और उसमें एट्रियम से ब्लड कैसे वेंट्रिकल्स में जाता है और वेंट्रिकल से कैसे एट्रियम में जाता है, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल दैट ओकर ड्यूरिंग द हार्ट बीट। ठीक है, जब एक मतलब बीट होती है तो उसमें कितना टाइम लगता है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में, कितना वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में लगता है, और कैसे पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। बट यही है आपकी कार्डियक साइकिल, सिंपल सा समझो। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। इट इज़ द सीरीज ऑफ द प्रेशर चेंज दैट कॉज ब्लड टू मूव थ्रू द हार्ट एंड बॉडी। सेम चीज़ मैं वही अभी आपको बता रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, इसमें टोटल 2 इवेंट होते हैं। ठीक है, बात करें एट्रियल इवेंट होता है और वेंट्रिकल इवेंट होता है। ठीक है, एंड डिवीजन ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, एक जो है एट्रियम और वेंट्रिकल इवेंट होने में टोटल जो है आपका टाइम लगता है वो 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अब इसमें दोनों चीज़ें डिवाइडेड हैं आपकी। ठीक है, इसमें अगर एट्रियल इवेंट की बात करें, ठीक है, तो एट्रियल इवेंट जो 0.8 सेकेंड की बात हो रही है केवल एट्रिया में होगा। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो केवल 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, बाकी टाइम जो एट्रिया आपका डायस्टोल में रहता है यानी रिलैक्स रहता है। ठीक है, तो अगर एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो 0.7 सेकेंड का होता है। ठीक है, केवल 1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद पूरे टाइम वो रिलैक्स रहता है। ठीक है, इसके बाद वेंट्रिकल इवेंट की बात करें, अगर वेंट्रिकल इवेंट की बात करें तो वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है। ठीक है, यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड। जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उसी टाइम क्या होता है, सारा का सारा जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ अयोटा में जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी जो वेंट्रिकल डायस्टोल है उसमें क्या होता है कि आपका पूरा फिलिंग का टाइम है, ब्लड फिल होता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। आपकी कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल्स का जो है वैसे जनरली लोग बताते हैं कि 7 फेज में होता है। अलग अलग बुक्स अपना अलग अलग लिखी हैं, बट मैंने क्या किया, टी श्रीलिंगम जो है वहाँ से मैंने उठाया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बुक है। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए, इसलिए मैंने वहीं से लिया। इसमें 6 ही दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने 6 ले लिया। आप
अब पूछेंगे कि मैंने केवल आपको एक सर्कल के फॉर्म में सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप लिखना चाहो तो आप फ्लो डायग्राम में अगर एट्रियल सिस्टोल पहले लिखो, फिर उसके नीचे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन लिखना, फिर इजैकुलेशन पीरियड लिखना, फिर प्रोटोडायस्टोल लिखना, फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन लिखना, फिर रैपिड एंड स्लो फीलिंग लिख देना। ठीक है, एक बार फ्लो डायग्राम में लिख देना, एक बार इस तरीके से आप लिख देना, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना, आपका 3-4 पेज अपने आप आराम से फिल कर सकते हो। ठीक है, इतनी सी चीज़ से 3-4 पेज आराम से मैं आपको समझाता हूँ। कार्डियक साइकिल होती क्या है मैंने बता दिया है, एट्रियल वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल होता है। ठीक है, अब ब्लड फिल कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल जो है ये आपका लास्ट फेज है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इंटर इनटू वेंट्रिकल। जब एट्रिया सिस्टोल होता है, मानी एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा जो ब्लड है जो वेंट्रिकल में चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल 10% ब्लड ही जो है आपका एट्रिया टू वेंट्रिकल्स में जाता है जब आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मेन चीज़ आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, द वाल्व और द क्लोज। ठीक है, जो ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज हुआ उसके बाद क्या होगा, अंडर कुछ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज इंक्रीज। क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, आपका जो राइट और लेफ्ट एट्रिया है यहाँ पे आपका जो है प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में क्या होगा कि टेंशन इंक्रीज होगा। टेंशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी ए है आपकी, और यहाँ पे आपका आर्च ऑफ एओर्टा है, जो यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वाल होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, जब सेमी ल्यूनर वाल होगा तब उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका थर्ड फेज, इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड जैसे सेमी ल्यूनर valve are open and ventricle contract and blood is ejected out। ठीक है, जैसे ही सेमिलुनर वाल्व ओपन होते हैं वैसे ही सारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से आपका जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका आयोटा में चला जाता है। ठीक है, फिर आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, प्रोडाइस्टोल होता है। ठीक है, प्रोडाइस्टोल होता है, इसमें क्या होता है, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ द डाइस्टोल। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। द सेमी ल्यूनर वाल्व आर क्लोज एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, क्या क्या हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसके बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन का फेज होता है। जैसे ही रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होता है, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है और आर्च ऑफ आयोटा है, वैसे वहाँ का जो प्रेशर कम होगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा वैसे सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज होना स्टार्ट होता है उसी टाइम क्या होता है कि वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ और टेंशन कम हुआ। जैसे टेंशन कम होती है वैसे आपका स्टार्ट हो जाता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, द वाल्व आर द क्लोज वेंट्रिकल्स अंडरगो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड प्रेशर इन दिस वेंट्रिकल आर रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स जो है ये आपके सेमिल्यूनर जो वाल्व्स हैं ये बंद हुआ। ठीक है, बंद हुआ उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो वेंट्रिकल है लेफ्ट एंड राइट ये रिलैक्स, जैसे ही रिलैक्स होते हैं वैसे आपका जो ट्राइकैस्पिड वाल्व है और राइट एट्रियम में और लेफ्ट जो एट्रियम वेंट्रिकल्स में बाइकैस्पिड या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं वैसे ही ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ओपन हो जाते हैं वैसे आपका 6th फेज स्टार्ट हो जाता है, रैपिड एंड स्लो फिलिंग। रैपिड फिलिंग में क्या होता है, आपका 70% ब्लड जो है आ जाता है आपके वेंट्रिकल में। ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जो है 70% ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में। ठीक है, 70% ब्लड वैसे आपके वेंट्रिकल्स में है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद धीरे धीरे जो स्लो फिलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब स्लो फिलिंग होती है तो उसमें क्या होता है, 20% ब्लड आता है आपका वेंट्रिकल में। जब स्लो फिलिंग खत्म हो जाती है वैसे ही वाल्व क्लोज हो जाता है। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तब उसमें बचा हुआ जो 10% ब्लड होता है वो आता है आपका वेंट्रिकल्स में। तो यही है आपकी कार्डियक साइकिल, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है, उसमें क्या होता है 10% ब्लड आता है। उसके बाद क्या हुआ, आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्या हुआ, वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेंशन इंक्रीज हुआ। टेंशन इंक्रीज हुआ तो वैसे क्या हुआ, इजेक्शन पीरियड आया। इजेक्शन पीरियड आया तो उसमें क्या होता है, सेमिल्यूनर वाल्व्स जो होते हैं उसका क्या होता है, सेमिल्यूनर वाल्व्स जो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ब्लड आपका पूरा वेंट्रिकल से खत्म हुआ वैसे ही क्या होता है, सेमिल्यूनर वाल्व जो है
क्लोज होते हैं और वेंट्रिकल्स का प्रेशर और टेंशन खत्म होता है। जैसे प्रेशर टेंशन खत्म हुआ वैसे ही क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर गए तो अपने आप ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व अपने आप ओपन हो जाते हैं। जब अपने आप ओपन हो जाते हैं वैसे ही क्या होता है, रैपिड फिलिंग एंड स्लो फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 70+20% ब्लड जो है क्या होता है वेंट्रिकल्स में आता है। बस इसके बाद फिर एटीएम फिर से सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, 10% ब्लड बचा हुआ फिर से अंदर आता है। बस यही आपकी पूरी कार्डियक साइकिल यही हमेशा कंटिन्यूसली चलती रहती है, जो कि होती है 0.8 सेकेंड की। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये रही आपकी कार्डियक साइकिल। इसको आप अगर लिखना चाहोगे पहले फ्लो डायग्राम में लिखना, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना। ठीक है, इतना कर दिए तो अपने आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कार्डियक साइकिल है। इसके बाद चलते हैं, ये हमारा हार्ट का चैम्बर एंड वाल्व के बारे में बता देता हूँ। आपका ये राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम इधर वाला है। इसके बाद ये राइट वेंट्रिकल्स और आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा मोर थिक होता है क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके थ्रू पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाना होता है। और वाल्व की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ये है ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और एक क्या आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। ये आपका जो है आयोटा है। ठीक है, इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, ये रेड कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है आपका सेमी न्यूलर वाल्व होता है। ठीक है, सेमी न्यूलर वाल्व यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। और अगर हम बात करें ऐसे नोड की, तो ऐसे नोड जो है आपका यहाँ राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में होता है, यहाँ पे कहीं। ठीक है, और ए बी नोड जो होता है वो राइट एट्रियम में ही लोअर कॉर्नर पे होता है, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम के पास यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा हार्ट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। इसमें सबसे पहले आता है साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड जो होता है उसी को हम ऐसे नोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन सेंटर, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है आपका साइनो आर्ट्रियल नोड ही होता है। जो सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, हार्ट में, वो साइनो आर्ट्रियल नोड ही करवाता है। ठीक है, इसको हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज द पैच ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 बीट पर मिनट। ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई है एक एडल्ट मतलब पर हेल्दी एडल्ट पर्सन की दी हुई है, बट बच्चों में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि 90 कभी कभी 100 तक पहुंच रहती है। ठीक है, पहले जो स्टार्टिंग में होती है 120 तक रहती है, बट धीरे धीरे घटती है, फिर एडल्ट में आके 70 to 75% बीट पर मिनट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। इसके बाद क्या होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। आपका यही ऐसे नोड ही मेंटेन करता है, फॉर इज कॉल्ड पेस मेकर। इसी वजह से इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। और कभी किसी वजह से जो ऐसे नोड डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, पेशेंट का हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, बट क्या होता है अगर किसी वजह से डैमेज हो गया, टाइम रहते पता चल जाता है, तो अगर पेशेंट को हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे क्या होता है आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो पेस मेकर होता है उसमें बैटरी लगती है, वो लगभग 2 साल तक वैलिड होती है, बाद में फिर बैटरी चेंज करवानी पड़ती है आर्टिफिशियल पेस मेकर की। इसके बाद आता है आपका एट्रियोवेंट्रिकल नोड। इसको हम एवी नोड भी बोलते हैं। एट्रियोवेंट्रिकल नोड क्यों बोल रहे हैं पता है, क्योंकि जो राइट एट्रियम है इसके लोअर कॉर्नर पे क्या होता है कि आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इसमें, प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद क्या होता है, इफ ऐसे नोड फेल देन क्या होता है, एवी नोड कैन जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 45 बीट पर मिनट। अभी कब देखा हुआ, कभी कभी क्या होता है अचानक से किसी पेशेंट का ऐसे नोड जो है फेल हो गया, तभी पेशेंट मरता नहीं है, कुछ टाइम तक ऐसा होता है, कुछ चलता रहता है। वो क्या होता है दैट टाइम क्या होता है कि एवी नोड आपका इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, तब कुछ टाइम के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, जब टाइम मिल जाता है तो क्या होता है, अगर पेशेंट को सर्जरी करके पेशेंट ठीक किया जाता है, एक और मतलब पेस मेकर लगा दिया जाए, आर्टिफिशियल पेस मेकर
ठीक है। तो ऐसा ही होता है 45, मतलब जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो करता है बट इतना नहीं जनरेट कर पाता जितना कि चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका बंडल हाफिज, ठीक है। द बंडल हाफिज इज ग्रुप ऑफ द स्पेशलाइज्ड फाइबर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम एबी नोड टू वेंट्रिकल्स, जो ए बी नोड्स से जो है वेंट्रिकल्स तक जो है इम्पल्स को ले जाता है बंडल हाफिज। इसके बाद क्या आता है पुरकंजे फाइबर, पुरकंजे फाइबर आता है स्पेशलाइज्ड फाइबर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द वेंट्रिकल एंड मसल्स। ये क्या करता है वेंट्रिकल से मसल्स तक लेके जाता है पूरे सिग्नल को, ठीक है, सिग्नल्स को। इसके बाद मैंने यहाँ पे दिखा रखा कहाँ पे ऐसे नोड होता है, कहाँ पे ए बी नोड होता है, कहाँ पे आपका बंडल ऑफ होता है और कहाँ पे पुरकंजे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आपका साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड जो होता है आपका राइट एट्रियम में अपर कॉर्नर पे होता है आपका। और ए बी नोड की बात करें यहाँ पे आपका ए बी नोड होता है एट्रियो वेंट्रिकल नोड भी बोलते हैं इसको। ये आपका लोअर कॉर्नर पे होता है राइट एट्रियम। इसके बाद क्या होता है जैसे यहाँ से खत्म होता है, जैसे ब्रांचिंग स्टार्ट होती है वैसे ही क्या होता है आपका यहाँ पे राइट ब्रांच ऑफ बंडल हिस्स, ठीक है। यहाँ पे से बंडल ऑफ हिस्स स्टार्ट हो जाता है। बंडल ऑफ हिस्स सारी ब्रांचेज निकल के वेंट्रिकल्स के पास जाती हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स के पास। इसके बाद वेंट्रिकल्स के पास जैसे ही मसल्स के पास पहुंचती हैं वैसे ही क्या होता है पुरकंजे फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका पुरकंजे फाइबर्स है। सबसे पहले क्या हुआ इम्पल्स जनरेट हुई ऐसे नोड के थ्रू, ठीक है। ऐसे नोड के थ्रू जैसे इम्पल्स जनरेट हुई उसके बाद वहाँ से एक्शन पोटेंशियल आएगा ए बी नोड के पास, ठीक है। ए बी नोड्स जो है उसके बाद उन इम्पल्स को ट्रांसफर करेगा बंडल ऑफिस को, ठीक है। बंडल ऑफिस जो है उन मसल्स को ट्रांसफर करेगी वेंट्रिकल्स के पास एंड वेंट्रिकल्स के पास से बंडल ऑफिस जो है पहुंच जाएगा पुरकंजे फाइबर में। पुरकंजे फाइबर्स जो है इम्पल्स जो है ट्रांसफर करेंगी मसल्स में। देन क्या हो जाएगा आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल पल्स, ठीक है। तो आपका रहा इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम। इसके बाद आते हैं कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर के बाद, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल्स पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड, ठीक है। अब विच इज कॉल्ड द स्टॉक वैल्यूम, ठीक है। मतलब जैसे ही जितने भी कॉन्ट्रैक्शन जब भी वेंट्रिकल्स पंप करता है तो अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड जो है पंप करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टॉक वैल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ आगे काम आएगी क्योंकि इसको ध्यान रखना, ठीक है, स्टॉक वैल्यूम को। इसके बाद क्या होगा स्टॉक वैल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं लाइक अगर 70 ml जो ब्लड है आपका स्टॉक वैल्यूम और 70 ही है आपकी हार्ट रेट उस टाइम पे, क्या हो जाएगा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 के आसपास आएगा, ठीक है। यानी कि 5000 ml जो है पर मिनट पंप होता है बीट पर मिनट, ठीक है। गिव द कार्डियक आउटपुट आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं therefore the cardiac output can be defined as the volume of the blood pump out by each ventricle per minute, ठीक है। ईच वेंट्रिकल्स के थ्रू पर मिनट जितना ब्लड पंप होता है उसी को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्शन में जितने ml ब्लड पंप होता है उसको हम स्टॉक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 5000 ml या 5 लीटर जो है हेल्दी इंडिविजुअल के पास ब्लड होता है, ठीक है। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्टॉक वैल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। फॉर द एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ द एथलीट विल बी मच हायर देन द एन ऑर्डिनरी मैन। किसी भी वैसे सबको पता है अगर कोई एथलीट है बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहा तो उसका कार्डियक आउटपुट हमेशा ज़्यादा ही होगा। कोई सेडेटिव पर्सन हमेशा बैठा है तो उसका तो कार्डियक आउटपुट वैसे ही बहुत कम होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करें देखो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या है स्टॉक वैल्यूम इनटू हार्ट रेट। जैसे इनटू हार्ट रेट करेंगे यानी कि हमारी स्टॉक वैल्यूम थी वो 70 ml थी और इनटू हार्ट रेट जब करेंगे तो 5040 ml पर मिनट आ जाएगा आपका ब्लड। अगर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 15% ब्लड जो होता है वो ब्रेन को जाता है, 10% हार्ट को जाता है, 20% किडनी को जाता है, 25% डाइजेस्टिव सिस्टम को जाता है, बाकी बचा हुआ 30% अदर ऑर्गन्स के पास जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ब्लड की बात करें तो 25% डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर एग्जेक्टेड बाय द ब्लड
ऑन द वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है, ऑन वॉल ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। ऐसा होता है कि जब ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि जितना भी ब्लड जो प्रेशर लगाता है वॉल्स पे और क्या करता है ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर बाय स्फेग्नोगैनोमीटर्स के थ्रू हम मेजर करते हैं, ठीक है, एट द आर ऑफ द पॉइंट बाय ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियल्स आर्टरी के थ्रू, ठीक है। इट इज द फर्स्ट मेजर बाय, फर्स्टली अगर बात करें किसने मेजर किया था, एल्स हॉल्स ने किया था, सबसे पहले हार्ट्स में चेक किया था 1733 में, ठीक है, यानी कि 1733 में, ठीक है। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो होता है इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू वेस्कुलर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, इस वेस्कुलर रेजिस्टेंट, ठीक है। और ब्लड प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखी, मुझे लिखना चाहिए था, बट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पे डिपेंड करता है, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट पे डिपेंड करता है, फ्लो रेट पे डिपेंड करता है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए। अमाउंट ऑफ ब्लड, अगर ब्लड ज़्यादा हुआ तब भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टरी में अगर ब्लड ज़्यादा हुआ तो आर्टरी में प्रेशर भी तो ज़्यादा रहेगा। विस्कोसिटी ज़्यादा हुई, विस्कोसिटी का मतलब समझते हो, हिंदी में बोल रहे हैं तो विस्कोसिटी यानी कि उसमें कितनी मतलब मोटाई जैसे है, इस टाइप का बोल सकते हैं। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हुई तब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है, बट अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तब ब्लड प्रेशर वहाँ पे कम आएगा। ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर कोई भी मतलब ध्यान से सुन रहा है इस चीज़ को तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर हार्ट रेट ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर कम क्यों आएगा, ठीक है, ये मुझे जानना है, आप मुझे कमेंट करके बताना इसको। फ्लो रेट पे भी डिपेंड करेगा और इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यू टू कार्डियक आउटपुट अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू वेस्कुलर रेजिस्टेंट, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं स्फेनोगैनोमीटर में जो होता है, जब भी प्रेशर जो है लगा उसमें करते हैं तो क्या होता है कि किसी मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोसीजर बताऊंगा कि बीपी कैसे लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बीपी थ्रू मैनुअली, ना कि डिजिटली, ठीक है, उसमें बताऊंगा। उसमें जब क्या होता है कि बीट सुनाई देना बंद हो जाती है तो वहाँ से हम देख लेते हैं, उसको नोट करते हैं, वो सिस्टोलिक आपका होता है। उसके बाद जहाँ हम रिलैक्स करते हैं, जहाँ से बीट आना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल का जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है, ठीक है। सिस्टोलिक को हमेशा ऊपर लिखते हैं, डायस्टोलिक को हमेशा नीचे लिखते हैं, और हमेशा जब भी ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वहाँ पे हम इवन नंबर में लिखते हैं, ऑड नंबर में कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, काफ़ी अच्छा पूछा जाता है और नर्सिंग फाउंडेशन में तो मान के चलिए आपका आता ही आता है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं हार्ट फंक्शन को, हार्ट रेट को, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ हार्ट फंक्शन is a complex process that involves the coordinated effort of the autonomic nervous system, the endocrine system and local mechanism, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइंस जो आपकी ग्लैंड्स हैं और लोकल मैकेनिज्म्स को जो होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले जो आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक जो है में आता है आपका सिंपैथेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब तब स्टिमुलेट होता है जब क्या कोई चीज़ अचानक से सामने आ जाए, जैसे लाइक कोई अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाए या अचानक से कोई एनिमल लाइक शेर सामने आ जाए, अचानक से अपने आप जो है आपका क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है। दैट टाइम क्या होता है कि आपकी आई जो पीपल्स होती हैं वो डायलेट्स हो जाती हैं, ब्लड फ्लो अपने आप तेज़ी से क्या होता है कि बहुत तेज़ी इससे क्या होता है फ्लो होने लगता है। दैट टाइम क्या होता है हार्ट की रेट जो है इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से होता है इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस क्या होता है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है, कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट किया तो कुछ टाइम बाद क्या होता है हमेशा तो ज़्यादा हार्ट रेट नहीं रह सकती ना, क्योंकि हमेशा अगर हार्ट रेट ज़्यादा रहेगी तो दैट टाइम क्या होगा कि पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है या बहुत सारी आर्टरीज या ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है उसको इनहिबिट भी करने वाला तो कोई चाहिए। दैट टाइम क्या करता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड इनहिबिट द
हार्ट टू डिक्रीज द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है आपकी एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला क्या होता है, इस यहाँ पे रिलीज इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन विथ स्टिमुलेट द हार्ट रेट। दैट जब क्या होता है कोई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसी टाइम क्या होता है इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन भी रिलीज होता है। उसका रोल सीधा सीधा यहीं से है। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है कि आपके हार्ट रेट को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन विच इंक्रीज द हार्ट रेट एंड काउंटर। थायराइड ग्लैंड भी जो है क्या होती है, कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होती है, कभी कभी कोई और एबनॉर्मलिटी हो जाए या कोई क्या कहते हैं उसमें किसी वजह से ज़्यादा टीसीएस जो है सिक्रीट होने लगे, दैट टाइम क्या होता है कि हार्ट की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, एंड किडनी में आपको पता है कि रिलीज रेनिन करता है। रेनिन जो क्या करता है एक्टिवेट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन को, और वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डोस्टेरोन सिस्टम में। वो भी क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है आपको हार्ट के रेट को बढ़ाने में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ लोकल मैकेनिज्म्स हैं। लोकल मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, स्टेट रिसेप्टर हैं, बैरो रिसेप्टर्स हैं और कीमो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी में हर जगह मतलब कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे है आपका स्टेट रिसेप्टर। स्टेट रिसेप्टर क्या होता है, लोकेटेड इन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों में होता है। क्या करता है, these receptors detect change in the blood volume and pressure and triggering reflexes to adjust the heart rate and contractility। क्या होता है कि जब भी कोई हार्ट रेट में कोई चेंजेज आया, कोई ब्लड वॉल्यूम में या प्रेशर में चेंजेज आया, दैट टाइम ये रिसेप्टर्स क्या होता है एक्टिवेट होता है और क्या करता है हार्ट रेट की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी को मैनेज करने की कोशिश करता है। किसी वजह से किसी पेशेंट को कोई सीवियर ट्रामा हो गया जिसकी वजह से उसका क्या हो गया ब्लड फ्लो जो है कम हो रहा, ब्लड प्रेशर कम हो रहा, दैट टाइम क्या होता है कि ब्लड को जो है हार्ट को तेजी से पंप करना पड़ता है। दैट टाइम क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है बैरो रिसेप्टर से लोकेटेड इन द आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो आयोटिक आर्च और कैरोटिड साइनस में होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दीज रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन द ब्लड प्रेशर, ट्रिगर रिफ्लेक्सेस एडजस्ट टू हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी। ये क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर चेंज होता है किसी वजह से, वही सेम चीज़ आ गई, कोई ट्रामा हो गया, कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, दैट टाइम क्या होगा ब्लड प्रेशर घट जाएगा। जब ब्लड प्रेशर घट जाएगा तो बारो रिसेप्टर जो आपका स्टिमुलेट होगा, जो आर्टरीज को कॉन्ट्रिस्ट करने मतलब जो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ले आता है। ठीक है, इसके बाद आता है कीमो रिसेप्टर। ये क्या होता है, ये भी लोकेटेड होता है आयोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज में। दिस रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। दैट लेवल ट्रिगर रिफ्लेक्स एडजस्ट हार्ट रेट एंड काउंटेबिलिटी। अगर क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तब क्या करेगा हार्ट रेट को स्लो कर देगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन घट जाती कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, दैट टाइम क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती तब हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, इसके बाद कुछ रिफ्लेक्सेस है, जैसे बैरो रिफ्लेक्स है, स्ट्रेस रिफ्लेक्स है और कीमो रिफ्लेक्स है। ठीक है, इसमें क्या रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय एडजस्टिंग हार्ट रेट। ये क्या करता है हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए काम करता है। ये तीनों रिसेप्टर सेम चीज़ ही हैं, सेम जगह पे हैं, बट क्या करता है कि ये कोई रिफ्लेक्स ऐसा मतलब लगता है, दैट टाइम क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाते बढ़ता या घटता है, उस टाइम क्या करते हैं हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, या घटा देते हैं। बट यही है आपके बायो रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ से आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स लाइक हार्मोनल इन्फ्लुएंस या लोकल मेटाबॉलाइट्स या टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है हार्ट रेट बढ़ती है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस में क्या है, हार्मोन सच एज इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड एट्रियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड पेप्टाइड कैन इन्फ्लुएंस द हार्ट फंक्शन। इसमें इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड एट्रियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड्स भी क्या करते हैं है कि हार्ट रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इंसुलिन भी काफ़ी ज़्यादा रोल है हार्ट रेट को बढ़ाने में। किसी कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है। जब इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो तो अपने आप पेशेंट हाइपरटेंशन में चला जाता है। ठीक है, और आपको तो पता है डायबिटीज कंडीशन हो, मल्टीपल जो ऑर्गन फेलियर होता है, उसकी वजह से मल्टीपल मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बार लोकल मेटाबॉलिज्म क्या है, लोकल मेटाबॉलिज्म सच एज एडेनोसिन, एटीपी एंड लैक्टेट कैन इन्फ्लुएंस द हार्ट फंक्शन। इसमें क्या एडेनोसिन
और एटीपी अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी वजह पर जो हो रही है, कुछ ज़्यादा कुछ खा लिया, ऐसा एनर्जेटिक खा लिया, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस हार्ट रेट। एंड कोई पेशेंट ऐसा है कि मतलब हाई जो है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, अचानक से कोल्ड एरिया से हाई जगह जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ पे जाता तो अपने आप जो है हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है हार्ट रेट को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये रहा अपना पूरा फिजियोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल या डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से जाके, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। और कार्डियक साइकिल मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई है, ठीक है, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक काम करना, उसमें क्या करना है आपको, पहले पूरा फ्लो डायग्राम बनाना है आपको, पूरा फ्लो डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक एक को उठा के एक्सप्लेन करना है इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट कार्डियो फिजियोलॉजी है, जिसे ये आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।